हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर आप सभी के सामने अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग बिहार यूपीएससी बिहार टीचर का तैयारी कर रहे होंगे। और इसलिए मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि साइंस का क्लास 6 का फुल समरी है। समझे? इसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो क्लास 6 में आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास 6 में कुछ खास दिया हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे पूरे वीडियो में पूरा फुल वॉच कीजिए ताकि आपको अत्यधिक लाभ होगा। आइए हम देखते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को पता होगा बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 चल रहा है। हम क्लास 6 का चैप्टर 10 आज इस सेशन में पढ़ाएंगे। इस सेशन चैप्टर का नाम है सजीव और निर्जीव, जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो सजीव और निर्जीव क्या है। इसमें कुछ खास पॉइंट बना नहीं है क्लास 6 में, तो इसलिए जो मेन पॉइंट था उसे मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। पहला पॉइंट है केंचुआ त्वचा से सांस लेती है। क्वेश्चन आता है केंचुआ किस चीज से सांस लेती है, तो इसमें साफ है कि केंचुआ किस चीज से सांस लेती है, तो त्वचा से सांस लेती है। मछली गलफड़े से सांस लेती है। क्वेश्चन आता है कि मछली का जो गलफड़ा है वो किस काम में आता है, तो मछली का गलफड़ा सांस लेने में उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। मतलब कहा जाता है पौधे के बारे में जान जाइए कि पौधे क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। पौधे का एक क्रिया है, दिन में और रात में उल्टा क्रिया करता है। दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात्रि में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पौधे के नीचे रात्रि में नहीं सोना चाहिए। आइए दूसरा चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 है क्लास 6 का और चैप्टर का नाम है सजीवों में अनुकूलन। सजीवों में अनुकूलन, तो क्या है इसका पॉइंट बनता है रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है, नागफनी और बबूल का पौधा पाया जाता है। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है, नागफनी और बबूल का पौधा पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, शंकुआकार पेड़ जैसे पाइनस, बिलो, देवदार, सागवान, फर्न इत्यादि। ये सब जो पेड़ होते हैं जो शंकुआकार के पौधे होते हैं, जैसे अशोक के पेड़ आप देखे होंगे, उसी प्रकार के से ये सारे देवदार, सागवान और फर्न, पाइनस, बिलो, ये सब जो पर्वतीय क्षेत्र में शंकुआकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये भी है एकदम। पर्णायकूलन किसे कहते हैं, तो अस्थायी अनुकूलन। अस्थायी अनुकूलन का मतलब होता है कि वैसा स्थान जहां हम कहीं जाते हैं तो हम वहां अनुकूलित नहीं रहते हैं, वहां एडजस्ट करना बहुत मेरे टफ हो जाता है, लेकिन कुछ समय बिताने के बाद हम वहां क्या करते हैं, वह क्षेत्र हमारे लिए अनुकूल हो जाता है, जिससे उसी को क्या कहा जाता है, अस्थायी अनुकूलन। माने कि पहले हमारा वो मेरे लिए अस्थायी क्योंकि वहाँ परमानेंट के लिए बात नहीं है, और धीरे धीरे अनुकूलन हुआ, इसीलिए उसे कहा जाता है अस्थायी अनुकूलन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम भी आया है। डॉल्फिन एवं व्हेल किस चीज से सांस लेता है, तो कहता है क्या डॉल्फिन एवं व्हेल सिर पर स्थित नस द्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। जो पानी में सबसे बड़ी मछली का नाम होता है डॉल्फिन, वो किस चीज से सांस लेता है, और व्हेल उसके सिर के ऊपर एक क्या होता है, सिर के ऊपर स्थित होता है नस द्वार अथवा उसे क्या कहते हैं, बात छिद्र भी कहा जाता है। जो नस द्वार होता है उसे बात छिद्र भी कहा जाता है, और इसके द्वारा वो क्या करता है, सांस लेता है। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर का नाम है दूरी मापन एवं गति। देखिए क्लास 6 में उतना कोई खास दिया नहीं दूरी मापन एवं गति में। ये नेक्स्ट क्लास में 7, 8, 9, 10 में बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया गया है, लेकिन जो यहाँ पॉइंट बन रहा है वो आपको बता देते हैं। किसी पैमाने से कम मापी जा सकने वाली
दूरी को अल्पतम माप कहते हैं, यानी कि वैसा मापने की यंत्र जिससे कम दूरी मापा जा सके। देखिए अगर हम मीटर ही लेते हैं तो कोई 1 मीटर होता है, एक इंची टेप होता है जो 5 फीट नापने वाला होता है, कोई 10 फीट नापने वाला होता है, कोई 100 फीट नापने वाला होता है, कोई 50 फीट नापने वाला होता है। कोई कहता है क्या, किसी पैमाने से कम मापी जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, अल्पतम माप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अल्पतम माप कहते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा कि वैसा मापने की यंत्र जिससे कम दूरी मापा जाए उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ बनता है अल्पतम माप उसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सरल रेखीय गति, माने सरल रेखा में गति। माने कोई एक चीज है जो किसी सरल रेखा में चलता है उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। ये वाला पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा। वार्तल्य गति एवं घूर्णन गति। वार्तल्य गति एवं घूर्णन गति किसे कहते हैं, माने वृत्तीय पथ पर गति करना। वृत्तीय पथ पर क्या करना, गति करना। जैसे कि एक ढालनुमा जगह है, ये ढालनुमा जगह है, अब इसमें क्या कर रहा है, कोई गेंद को हम छोड़ दिए वहां से, धीरे धीरे गोल 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 घूमते घूमते क्या हुआ, वार्तुल्य गति एवं घूर्णन गति, माने कि अगर कोई चीज है जो गोल 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 क्या होता है, घूम रहा है। जैसे अगर हम साइकिल को गोल गोल घुमाते हैं, पंखा हमारा गोल गोल चलता है, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। अब कहता है कि आवर्त गति किसे कहते हैं। आवर्त गति माने झूले की गति। देखे हैं पेंडुलम, यहाँ से लटका हुआ रहता है गोल जैसा, और इसको छोड़ देते हैं, एक बार यहाँ जाता है, फिर यही वापस आता है, यहाँ आता है, इसी प्रकार यहाँ जाता है, माने यहाँ आता है, तो इसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। ऐसे झूले की गति भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आपको ये वाला भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा। लुढ़कती गेंद, सर लुढ़क क्वेश्चन आएगा कि लुढ़कती गेंद कैसा घूर्णन गति करता है। तो यह एक सरल रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ढाल पर एक गेंद को हम छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, गोल 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 घूमते घूमते वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। और एक अब वो अगर उसे नॉर्मल भी छोड़ा जाए किसी ढालनुमा जगह में तो वो सीधा चला आएगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लुढ़कती गेंद को सरल रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों कहते हैं। अब आपका हम बात करते हैं चैप्टर 13 में। इसका चैप्टर 13 का नाम है प्रकाश, जो कि आपको 9th क्लास में पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। चैप्टर 6 में थोड़ा सा दिया है ताकि उसके बारे में आप जान सकें। ये पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब वैसा वस्तु जिसे हम आर पार देख सके, जैसे शीशा। शीशे के आर पार हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। व्हाइट कलर का प्लास्टिक जिसे हम क्या करते हैं, अगर अपने सामने रख दें तो हम उसे आर पार देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है। अपारदर्शी यानी वैसा वस्तु जिसे हम आर पार ना देख सके, उसे क्या कहा जाता है, अपारदर्शी कहा जाता है। पारभासी, पारभासी का मतलब जानिए, वैसा वस्तु जिसके सामने अगर हमारे सामने को रख दिया जाए पारभासी को, तो हम उसके पीछे वाले वस्तु हमें धुंधला दिखाई देता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, आप एक कागज लीजिए, उसमें हल्का तेल लगा दीजिए, देखिए कि उससे उसके पीछे वाला वस्तु क्या होगा, कम दिखेगा। फाइबर ले लीजिए, अगर किसी फाइबर को हम आर पार देखते हैं तो पीछे वाला वस्तु क्या दिखता है, धुंधला दिखाई देता है। तो इसी प्रकार क्या कहता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी का मतलब आप समझ गए होंगे। फिर है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश को अक्सर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो वो प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग अभी कभी खपड़ा का मकान देखे होंगे, तो वहाँ खपड़ा के बीच में जरा सा एक छेद होता है, तो छेद से जो रोशनी आता है, चाहे घर में किसी दीवार में मिट्टी का दीवार है तो थोड़ा बहुत छेद रहता है, उससे जब रोशनी आता है तो देखिएगा प्रकाश एकदम सीधा तिरछा आता है। जिस दिशा में अगर प्रकाश आ रहा है तो सीधा आ जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। फिर कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है, पहले ये जान जाइए। क्लास 6 है तो उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं।
कि आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। वैसा बस मान लीजिए ये एक दीवार है, यहाँ पर एक सूर्य बना हुआ है, ठीक है। इससे जो रोशनी आता है यहाँ पे टकराया तो ये क्या कहलाया, आपतित किरण कहलाया। यहाँ पर सूर्य से रोशनी जब यहाँ आके टकराता है इस दीवार पे तो इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण का मतलब होता है यहाँ से टकरा के फिर दोबारा वो क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। और आप ये जो सेंटर पे जो मिल गया इसे अभिलंब बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब बिंदु कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, छाया का आकार प्रकाश का स्रोत दिशा एवं दूरी क्या आकार पर निर्भर करता है। कहता है छाया का आकार किस पे निर्भर करता है, प्रकाश के स्रोत दिशा एवं दूरी पर आकार पर निर्भर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा है, इसके हाथ में क्या है, टॉर्च है जो कि रोशनी दे रहा है। ठीक है, रोशनी दे रहा है। और यहाँ पर भी एक आदमी खड़ा है, इसके दो हाथ हैं, इसके भी दो पैर हैं, इसके भी दो आंख है, नाक है, मुंह है। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, जो इसका छाया बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके दूरी पर डिपेंड करेगा, प्रकाश का स्रोत कैसा है, पतला रोशनी जा रहा है या मोटा रोशनी जा रहा है। तो ये का दिशा, दूरी और किस दिशा से फोकस मार रहा है। अक्सर है कि अगर उत्तर दिशा से फोकस मारेगा तो दक्षिण दिशा में इसका छाया बनेगा। अगर पूर्व दिशा से अगर रोशनी मारा जाएगा किसी आदमी पे तो उसके विपरीत दिशा में। तो इसीलिए कहा जाता है क्या, प्रकाश का स्रोत, दिशा और दूरी आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और इस तरीके से अगर आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको हर एक क्लास का हम ऐसा समरी देंगे। अभी तो एक क्लास 6 का था तो उतना कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, तो जितना था उतना हम आपको दिए। फिर क्लास 7 का आपको देंगे, 8 का देंगे, 9 का देंगे, 10 का फुल डिटेल में देंगे और आप इसे एकदम निचोड़ की तरह आप पढ़ लेंगे और बस 10 से 15-20 दिन में आपका तैयारी हो जाएगा। 10 दिन आप सेट मार लीजिएगा। खास करके किस चीज का, लुसियन का ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक आता है, ग्रीन कलर का चौला जैसा। आप अगर एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो एसएसटी का सेट मारे, साइंस का स्टूडेंट हैं तो साइंस का सेट मारे, लेकिन मारे और अपना जो भी दिक्कत है अपनी दूरियों को खत्म करें, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट मौका है। बिहार में दोबारा वैकेंसी नहीं आने वाला, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन है। इलेक्शन के पहले 2 बार वैकेंसी दे दिया, अब काम खत्म। समझिए कि 5 साल के बाद आपके स्टेट में नौकरी आने वाला है। इसलिए आप इस बार अगर आप फॉर्म भरने के योग्य हैं और तो आप फॉर्म भरें और अपना एक सीट पे कब्जा करें। आप ये मत देखें कि कितना सीट से वैकेंसी है, आपको बस एक सीट चाहिए, अपना सीट रिजर्व कीजिए। इसीलिए इसके साथ साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। आप हमारे चैनल पे आए, हमारे वीडियो को देखें, बहुत ही धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।